नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में 7 दुग्ध अवशीतन केंद्रों का उद्घाटन किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मंत्रीनगर विकास ए.के. शर्मा ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि महाकुंभ से जुड़े काम तय समय में पूरे करें। काशी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें दाल मंडी क्षेत्र में लगभग 10,000 दुकानों को तोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत 900 मीटर लंबी सड़क को 23 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। और राजधानी लखनऊ में 64 केंद्रों पर यूपीएससी की होगी परीक्षा। 28,513 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 5 जोन में बांटे गए परीक्षा केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में 7 दुग्ध अवशीतन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र गोरखपुर, खजनी, बड़हलगंज, देवरिया, पत्थरदेवा, भाटपार और कुशीनगर में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन दिया और उन्हें सीसीएल प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान 7,405 स्वयं सहायता समूह को 242 करोड़ रुपए की सहायता राशि का हस्तांतरण किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या फिर आज नारी वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम, ये सभी महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला अभियान है। पहली बार स्वतंत्र भारत में मातृशक्ति ने इस बात को अनुभव किया है कि योजनाएं उनके नाम पर भी आ सकती है और उनका लाभ सीधे उनको भी प्राप्त हो सकता है। लखनऊ के केजीएमयू ने अपने 120वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने केजीएमयू को 300 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहां आ रहा था। एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी एक विद्यार्थी के रूप में ये मेडल हो सकते हैं, उसकी डिग्री हो सकती है, उसके अंक हो सकते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी संवेदना। एक ही संकल्प होता, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग होने की कल्पना के साथ वो काम करता है। सीएम योगी का ये भाषण राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस समारोह का है, जहां शनिवार को सीएम ने शामिल होकर प्रदेश सरकार की तरफ से केजीएमयू को 300 करोड़ स्वीकृत किए। इस दौरान सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए कामों को भी बताया। सीएम योगी ने केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर सरकार द्वारा 300 करोड़ के अलावा भी केजीएमयू की अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति दी। काशी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें दाल मंडी क्षेत्र में लगभग 10,000 दुकानों को तोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत 900 मीटर लंबी सड़क को 23 फीट तक चौड़ा किया जाएगा, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी। देखिए रिपोर्ट।
काशी में थोक बाजार दाल मंडी है। दाल मंडी चौड़ीकरण मामले में नगर निगम में दोबारा की गई मापी के अनुसार दाल मंडी में अतिक्रमण की स्थिति काफी गंभीर है। मापी के दौरान पाया गया कि कई भवन और दुकानें अवैध रूप से अतिक्रमण हैं और इन्हें हटाने की आवश्यकता है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही की जाएगी और दाल मंडी के चौड़ीकरण के लिए योजना बनाई गई है, जिसके कारण लगभग 10,000 के करीब दुकानें तोड़ी जाएगी। लोक निर्माण विभाग अतिक्रमण तोड़ेगा, फिर सड़क बनाएगा। दिल्ली के पालिका बाजार की तरह यहाँ अंडरग्राउंड मार्केट बनेगी। बाजार में बिजली की सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड केबल बिछाई जाएगी। सीवर लाइन भी नए सिरे से डाली जाएगी। 23 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। जहाँ तक कितने फीट की रोड दर्ज है, इसी के संबंध में एक सर्वे की कार्रवाई की जा रही है और ये सर्वे की कार्रवाई नगर निगम, विकास प्राधिकरण और तहसील सदर की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। सर्वे के उपरांत जो भी इसमें जांच में पाया जाएगा उस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से वो हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इस पर की जाएगी। घने इलाके में 20,000 की आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बीनिया के रास्ते आने वाले श्रद्धालु 2.5 किलोमीटर घूमकर मंदिर पहुंचते हैं। दाल मंडी रोड चौड़ी होने के बाद मंदिर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। थोक बाजार में पार्किंग नहीं थी। 8 फीट की सड़क पर पुलिस गश्त नहीं हो पाती थी। पहले जहां इस रास्ते में ट्रक तक आसानी से आया जाया करती थी, लेकिन अब अतिक्रमण के चलते कहीं कहीं 4 फीट ही सड़क बची हुई है। इस सड़क के बन जाने से काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले लाखों लोगों के लिए रास्ते जाम होने से बड़ी राहत मिलेगी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 4 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप खो खो प्रतियोगिता का उद्घाटन सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के जीआईसी मैदान पर किया। प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों में 32 टीमें और 768 महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सफलता प्राप्त करें। इस अवसर पर महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खेल की प्रतिस्पर्धाओं को जितना बढ़ावा दिया जाए उतना कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस प्रकार की खेल की प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय मंच पर हमारे भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकें। और आपने पिछले समय में देखा होगा किस प्रकार से एशियाड हो, ओलंपिक गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हमारे उत्तर प्रदेश और देश के बहुत से खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में और जो हो रहे हैं ओलंपिक और बाकी गेम्स, उसमें अच्छा योगदान कर रहे हैं। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण 1 दिवस के लिए कन्नौज पहुंचे। इस दौरान वे जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बिजली व्यवस्था को मजबूत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश भर में विद्युत व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में कन्नौज जनपद में भी जर्जर हो चुके बिजली के तार, ट्रांसफार्मर और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम तेजी से चल रहा है। ऑपरेशन रिवैम्प के तहत कराए जा रहे कार्य को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी सारा काम बाकी है। जिन गांवों में तार की लाइनें चेंज हो चुकी हैं, ट्रांसफार्मर बदल चुके हैं, वहाँ की बिजली की व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है।
बाकी और काम हो रहा है। मेरा सबसे ये भी अनुरोध है कि अगर आपका मीटर नहीं लगा भी तो जल्दी से मीटर लगा लें। अगर आपका पीछे का कोई बिल बकाया है तो इस समय वन टाइम सेटलमेंट यानी छूट की स्कीम चल रही है, उसका लाभ लीजिए और बिजली बचाइए भी, ज़्यादा व्यय मत करिए और पूरा बिल पे करिए। और साथ साथ सोलर की बहुत अच्छी योजना आई हुई है, पीएम सूर्य, उसके बारे में चर्चा हुई, बहुत लोकप्रिय है पूरे देश में, कन्नौज में भी, उसका भी लाभ है। अमरोहा में आयोजित हो रही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमरोहा में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 7,200 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को सुचारू नकल विहीन संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं। इसके लिए एआई तकनीक युक्त कैमरों की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राजकीय पुस्तकालय में जिला स्थानीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में साइबर कैफे और फोटो स्टेट की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि परीक्षा से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सुनिश्चित करा जा रहा है कि ये जो परीक्षा है नकल विहीन रहे और हम लोग ने इसी मंशा के साथ जो वहाँ सेंटर से 200 मीटर की परिधि में जितने भी फोटोस्टेट की दुकानें हैं उन सबको बंद करने के निर्देश किए हैं। साथ ही साथ परीक्षा के दिन वहाँ पर किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो और कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी ना हो, ये भी सुनिश्चित करा जाएगा। परीक्षार्थियों को संदेश यही है कि आप लोग किसी भी तरीके से परेशान ना हो, इस हेतु हमने वहाँ हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप पे, ताकि वहाँ पे आप लोगों को सेंटर जहाँ पे आपका पड़ा है परीक्षा केंद्र पर बताने के लिए वहाँ पे हमारे कर्मी उपलब्ध रहेंगे। संभल में एएसआई की टीम ने कल्की मंदिर और कृष्ण कूप का सर्वे किया, जिसका उद्देश्य इन धार्मिक स्थलों की प्राचीनता का अध्ययन करना था। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ इस सर्वे को पूरा किया है। संभल का ये वही कल्की मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि कलयुग में विष्णु भगवान का कल्की अवतार यही होगा। शनिवार के दिन एएसआई की टीम ने इस प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर का सर्वे किया। सर्वे क्यों हुआ, इससे क्या निकला, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि एएसआई टीम ने संभल में शनिवार को कहां-कहां सर्वे किया। एएसआई टीम ने कृष्णकूप का भी सर्वे किया। प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर के गुंबद की फोटोग्राफी की गई, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो भी बनाए। एएसआई ने ये सर्वे मंदिर और कुएं की प्राचीनता जानने के लिए किया है। शुक्रवार को 5 मंदिर और 19 कुएं का हुआ था सर्वे। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। ये कृष्ण कूप। ऐसी मान्यता है कि संभल में 68 तीर्थ, 19 कूप और 52 सराय हैं, लेकिन अधिकतर स्थलों पर अतिक्रमण फैला हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश संभल के धार्मिक स्थलों की पहचान कर उन्हें दोबारा पुराने वैभव में लौटाने की है। इसलिए संभल में प्रशासन का ये अभियान जोरों पर है। सभी बातों का ध्यान रखा है, जैसे जैसे हमारे संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारी आस्था का कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है, संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों को कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को एएसआई टीम ने लगभग 9 घंटे तक सर्वे किया था। इसमें उन्होंने 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं के नमूने लिए थे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पूरे शहर के चप्पे चप्पे की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नारियल किसानों के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन
मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से बचने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में, जहां डिजिटल वॉरियर्स के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूक किया था। इसके बाद भी लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार एक अभिनव प्रयोग के तहत साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डिजिटल वॉरियर बनाने का फैसला किया है। इन वॉरियर्स का पंजीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए तथा फेक न्यूज और साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता और उसको कैसे रोका जाए, इस अभियान को एक नया और मूर्त रूप देने के लिए अभिनव प्रयोग प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है। इसमें हम लोगों ने डिजिटल वॉरियर के रूप में लोगों का हम पंजीकरण कराएंगे। स्कूल और कॉलेज में भी जाकर लोगों को कैसे डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बचे, इसकी जानकारी दी जाएगी। डिजिटलाइजेशन के बाद डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं, उसे जागरूकता के ही माध्यम से रोका जा सकता है। आप सभी अवगत हैं कि 2018 से ही हम लोगों ने डिजिटल वॉलंटियर्स बनाए थे और बाद में 2023 में जब व्हाट्सएप पे कम्युनिटी फीचर्स ऐड किए गए तो उसकी रीच को, उसकी पहुंच को और बढ़ाने के लिए हम कम्युनिटी फीचर्स को भी हमने ऐड किया था और उसमें लगभग 10 लाख से अधिक डिजिटल हमारे वॉलंटियर्स थे और जिनका मुख्य कार्य उस समय ये था कि ये हमारे थाने चौकियों से जुड़ेंगे और कोई भी ऐसी घटना, छोटी मोटी घटना जो गांव स्तर पे होती है, मोहल्ले स्तर पे होती है, उसकी सूचना चौकी, थाने इत्यादि को देंगे, जिससे कि हमारे पास तत्काल सूचना। बढ़ती हुई साइबर घटनाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन भी चिंतित है, जिसको लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं। सुंदरपुर मिर्जापुर में एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय 3 दिवसीय विराट किसान मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने किया। कार्यक्रम में मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि भारत में किसानों की आत्मनिर्भरता देश की विकास की नींव है। उन्होंने बताया कि जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक समग्र विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र, उत्पादन, विपणन और कृषि तकनीकी क्षेत्र में विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। मेला का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि बढ़ चढ़कर जो हमारे जनपद के किसान हैं उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 3 दिन तक ये चलेगा और उसमें शासन द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है उसके बारे में हमारे किसान भाई जाने और उसका लाभ उठाए, इस उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। और साथ ही आज दिशा की बैठक में जितनी भी हमारी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की योजनाएं चल रही है उनका क्रियान्वयन किसानों में किस प्रकार हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या और उसमें सुधार करने की जरूरत है, हर योजना के तहत इस दिशा की बैठक में आज मैंने जिले की प्रगति की समीक्षा की।
उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को 31 दिसंबर तक कुंभ मेला क्षेत्र और प्रयागराज के 100 वार्डों में स्वच्छता, सुंदरीकरण और व्यवस्थापन के कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी कूड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए और विद्युत विभाग को प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। महापौर से शहर को वैश्विक स्तर का दिखाने के लिए कार्य करने का आग्रह किया और स्वच्छता, जल आपूर्ति, टॉयलेट व्यवस्था की निगरानी करने को कहा। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग के संगम पर आने वाले महीने में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, मानव समूह का सबसे बड़ा जमघट, मानव जाति का सबसे बड़ा समूह उपस्थित होने वाला है और इसे महाकुंभ मेले का नाम दिया गया है। इसकी तैयारियों के लिए अपने वहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। हमने उनको कुछ टास्क दिया है, कुछ काम दिया है कि कैसे हमारे जो काम जो चल रहे हैं उनको पूर्ण कैसे किया जाए, कोई काम बाकी न रह जाए। काम बड़े काम होते हैं, कई बार बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ छोटी छोटी गंदगी या छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के जो मलबे होते हैं उनकी वजह से हमारी छवि धूमिल न हो। प्रयागराज को महाकुंभ पर्व के लिए पूरी तरह सजाया संवारा जा रहा है। आने वाले तीर्थ यात्रियों को देखने के लिए सरकार की ओर से सुंदरता के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लाइटें और साउंड और झरने के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए एक विशेष लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। ये कार्यक्रम किला घाट पर देश के मशहूर डिजाइनर के द्वारा लगाया जा रहा है। इस मौके पर अपर कुंभ मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया, ये एक विशेष प्रकार का लेजर शो है जिसमें कुंभ की ऐतिहासिक और पारंपरिक विरासत को लेकर इसमें धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। ये किला घाट पर यहाँ पर टूरिज्म विभाग द्वारा एक लाइट एंड साउंड शो किया जा रहा है। ये 1 जनवरी से स्टार्ट होना प्रस्तावित है। 80 मीटर का ये जो लेंथ रहेगी, इसमें वाटर से एक स्क्रीन डेवलप होगी फाउंटेन से। उस पर सनातन धर्म की जो बेस्ड स्टोरी है, जैसे कुंभ का जो क्या ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रहा है और इसका सनातन धर्म से जो भी रिलेटेड कहानियां हैं, जो भी है जो कुंभ की ओर इंगित करती हैं या कुंभ से रिलेटेड है, तो वो सब चीजें इसमें दिखाई जाएगी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए फायर डिपार्टमेंट ने सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब आग बुझाने के लिए 4 एटीवी और फायर रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है, जिसमें पहली बार फायर डिपार्टमेंट की ओर से 4 एटीवी और फायर रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और वे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें। देखिए, हमारे द्वारा जो है 4 ऑल ट्रेन व्हीकल जो कि इंडिया में पहली बार फायर सर्विस के पास यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी मड़ी और काफी जो सैंड वाला एरिया है वो है जहाँ पर टेंट्स लगते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर फायर फाइटिंग करने में जो बड़ी गाड़ियां हमारी होती थी या बाइक्स होती थी, उनको पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हीं को मीट आउट करने के लिए हमारे द्वारा ऑल ट्रेन व्हीकल जो है वो खरीदे गए हैं। तो ये इजीली जो बालू वाला एरिया है या मड वाला एरिया है, वहां पर जाकर के फायर फाइटिंग कर सकता है। एक तरफ जहां फायर डिपार्टमेंट की ओर से 4 एटीवी गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा, तो वहीं विभाग ने आग बुझाने के लिए फायर रोबोट की भी व्यवस्था की है। हमारे द्वारा जो है फायर रोबो पहली बार ग्राउंड के ऊपर उतारा गया है, क्योंकि जो ऐसे एरियाज जहां पर जाने के बाद में हमारा जो जवान है उसकी हमारे को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे एरियाज के अंदर हम रिमोट ऑपरेटेड जो हमारा फायर फाइटिंग रोबो है, इसका इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। जिन गाड़ियों का उपयोग विभाग आग बुझाने के लिए करेगा, उसके बारे में भी जान लीजिए। एटीवी की एक यूनिट की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। इन गाड़ियों में पानी की टंकियां, पाइप और पंप लगे हैं। आग लगते ही तुरंत काम शुरू हो जाएगा। इन गाड़ियों में एयर कंप्रेसर और वैम्पैक फायर एक्सटिंग्विशर है। ऑल टेरेन व्हीकल में एक खास तरह की बंदूक भी है, जो 9 लीटर तक पानी एक बार में फेंक सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यूपी सरकार के द्वारा जर्मनी से मंगवाई गई ये 4 एटीवी और इनको चलाने के लिए विभाग के कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके साथ ही अब आग बुझाने के लिए फायर रोबोट भी पूरी तरह से तैयार है।
समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारत ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर में शुक्रवार के दिन क्रिसमस बाजार पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हादसे में 7 भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं, जिसमें से 3 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस हमले की भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम इस क्रूर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। बयान में आगे कहा गया है कि हमारे मिशन घायल भारतीयों और उनके परिवारों के संपर्क में बना रहना है और हर संभव सहायता उन तक पहुंचाना है। गौरतलब है कि मैग्डेबर्ग शहर में शुक्रवार की शाम जब लोग बाजार में क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे थे, उसी समय एक काले रंग के तेज रफ्तार कार सीधे बाजार में घुस गई और काफी लोगों को कुचलती हुई निकल गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। एक्सीडेंट करने वाले शख्स का नाम तालिब अल अब्दुल मोहसिन बताया जा रहा है। तालिब सऊदी का नागरिक है, जिसकी उम्र 50 साल है और वे पेशे से एक डॉक्टर हैं। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।